चलो फिर से समझा देते हैं, अभी मेरे को ध्यान आया। खैर चलो, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले कैसे होता है ये देख लो। क्वेश्चन एक बार फिर दिखा देता हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। पहले लास्ट वाला दिखाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए तथा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला करा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे होगा चलो ठीक है, जब कभी भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है। तो मान लो ये सघन माध्यम है, माध्यम ये हो गया विरल माध्यम, ठीक। तो सघन माध्यम से जब आएगी तो सघन माध्यम में हमेशा जो है वो जो आपतन कोण होता है, ठीक। मान लो आपतन कोण ये है, तो विरल माध्यम में हमेशा ज़्यादा बड़ा कोण बनता है, अपवर्तन कोण, याद रखना, ठीक है। सघन माध्यम में हमेशा छोटा कोण बनेगा, विरल माध्यम में हमेशा बड़ा बनेगा, चाहे आपतन हो चाहे परावर्तन हो। अगर इधर से किरण डाल दोगे तो इधर जो है कोण ज़्यादा रहेगा, सघन माध्यम में अभिलंब के करीब आ जाता है, ठीक है। खैर चलो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तभी होगी जब सघन माध्यम से कोई भी प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा, या सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाएगी, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस होता है। पहली बात तो अब इसमें क्या है, जैसे किसी ने डाला ये किरण यहाँ गई, अब किसी ने क्या किया, इसमें एक दो किरण और डाल के देखता हूँ मैं। जैसे मान लो कि एक किरण मैं ऐसे डालता, मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले भी मैंने समझाया होगा, लेकिन तुम लोग को वो ऐसे जाएगी यहाँ से थोड़ा से, इस किरण को अगर ऐसे ऐसे ले जाओगे तो ये भी तो अभिलंब की तरफ पाएगी, लेकिन ये वाली किरण को अगर अभिलंब से दूर ले जाओगे तो ये वाली किरण भी अभिलंब से दूर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली किरण जो है ना, ये वाली ऐसे जो आ रही है, ये थोड़ा अभिलंब से जो और दूर हटाओगे तो ये वाला और अभिलंब से दूर हटेगी, इधर वाले अभिलंब से, तो ये आके इसी के एकदम पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों के सघन माध्यमों के बीच में आ जाएगी, ठीक। तो इसी केस को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इधर से तो पूरा कोण ये 90 डिग्री के बन गया, इधर जो है ये अभी अभिलंब इधर सरफेस में इधर वाले सतह के पहुंचने से पहले ही इधर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस केस में सिर्फ हमको किससे मतलब होता है, उस एंगल से जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो हमको सिर्फ ये वाली रेखा से मतलब होगा, इसी के बारे में डिस्कशन होता है, बाकी के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी को बना दे रहा हूँ, सघन माध्यम विरल माध्यम। यहाँ पे ये एक ऐसा कोण है, ऐसे कोण पर कोई भी प्रकाश आपतित तो हो रहा है, जिसके लिए इधर में जो अपवर्तित किरण है उसके लिए परावर्तन कोण 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कोई कोण होगा, इसी को बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, अगर जिस कोण, वैसे तो सभी आई होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कोण को आईसी बोल देते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक। तो इसको नाम दे देंगे आईसी, ठीक है। तो इसमें इसका एक फंडामेंटल होता है, इधर का सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा n मानते हैं, विरल माध्यम का 1 मान लेते, अगर y है तो, ठीक है। हेलो, अगर y नहीं है तो इसको मान लो तुम्हारा सघन माध्यम का मान कुछ भी मान लो यार, सघन माध्यम का n2 मान लो और विरल माध्यम का n1 मान लो। अगर अब वो डिपेंड करता है, कोई इसको n1 मानेगा, इसको n2 मानेगा, जैसा मर्जी जैसे बना लेना, ठीक। तो यहाँ पे तुम अगर ऐसा मानोगे सघन माध्यम विरल माध्यम, इसको और भी कुछ नाम देते हैं, एनडी और एनआर भी लिखा है क्या तुम्हारी बुक में, क्यों? ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, तुम लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जिस माध्यम में किरण आपतित तो होती है उसको हमेशा n1 मानते हैं, जिसमें किरण जो है जाके अपवर्तित होती है उसको n2 मानते हैं, याद रखना, ठीक है।
नॉर्मली। अगर वाई होगा तो इधर 1 हो जाएगा, कोई माध्यम होगा तो उसका एन होता है, या ये दोनों में से कोई एक केस होगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ का कोण लूँगा, कोण कितना है IC, उसमें साइन लगा दूँगा, साइन लगा दिया। अपवर्तनांक ले लूँगा, क्या इतना है N1 इक्वल टू यहाँ का कोण कितना है 90, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा साइन, इसको किससे गुणा करा दूंगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक N2। ये हो गया फंडामेंटल फार्मूला, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, क्योंकि स्पेशल केस है, ये पूर्णांतरिक परिवर्तन का है, ठीक है। ये क्रांतिक कोण है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोग साइन C लिख देते हैं, C पूरे इस कोण का ही नाम C दे देते हैं, कुछ IC लिखते हैं, IC, I का मतलब आपतित, C का मतलब क्रांतिक कोण। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा N2 बटे में N1। कुछ बात समझ में आई? हेलो, यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ N2 क्या है, विरल सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और N1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। बाकी मैं डैश डैश वो मार दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहानी होगी यहाँ पे। अब देखो, अगर हम N2 की वैल्यू, यदि N1 की वैल्यू हम N ले लें और N2 की वैल्यू 1 ले लें, मान लो दूसरा विरल माध्यम हमारा वायु है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वायु के लिए होगा, ठीक। ये N क्या होगा, उस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। N क्या होगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको लिख दो, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, N जो होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, लिख देते हैं साइन IC इक्वल टू मिल जाएगा मेरा, N2 की जगह तो मैं लिखूँगा 1 और N1 की जगह N लिख दूँगा, ठीक। ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो इसी से सवाल हल हो जाते हैं, लेकिन इन केस अगर मान लो इधर वायु न हो, कोई दूसरा पदार्थ हो, इधर भी वायु, इधर तो होगा ही होगा कोई ना तो कोई दूसरा, तो इस तरीके के केस में होता है, फिर ये वाला अप्लाई नहीं होता। तो सिर्फ एक पदार्थ वायु होगा और दूसरा कुछ भी हो उसमें चलेगा। इसमें फिर ये इसमें एक 100% विरल माध्यम वायु होना चाहिए। ऐसे में क्या है कि कोई भी दो हो, जो विरल होगा, जो सघन होगा, सघन से विरल में जाना चाहिए, बस उसके लिए एक फार्मूला, ठीक है। ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन कहाँ से करोगे, स्नेल के नियम से, साइन I N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R से, ठीक है। ये फिगर बनाना पड़ेगा ये वाला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अगर ये वाली किरण डाले थे तो इधर चला गया था, ऐसे भी अगर तुम एंगल बढ़ा दोगे इधर तो क्या होगा, किरण जो है इधर वापस चले जाएगी, ठीक। क्या होगी किरण, जितना एंगल इधर बनाया हुआ है, जितना एंगल उतना एंगल इधर बना के फिर वहाँ पे क्या होगा, परावर्तन का नियम लागू होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो फिर उस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है तुमको, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों इक्वल होंगे, ठीक। ये वाली जो अपवर्तित किरण है तो जंप मार के यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाएगी, बीच में कोई किरण नहीं आएगी, ठीक। तो इसीलिए इस केस को मैं अगर इधर बना के तुमको दिखाऊं तो ये ऐसे केस बनेगा कि अगर तुम यहाँ पे किरण डाल रहे हो, ये इधर जा रही है इस दोनों के अंतरापृष्ठ के अनुदिश, अगर इससे भी नीचे, अगर इससे भी बड़ा एंगल, एक एंगल ये होगा,
ठीक है, इससे भी बड़ा एंगल डाल दोगे तो फिर उतने ही एंगल बनाते हुए इधर से किरण निकल जाएगी। ठीक, वो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी। ये क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा विरल माध्यम, अभी ये हो गया सघन माध्यम। तो इसमें कहानी क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष कोण से अधिक एक विशेष आपतन कोण से आपतन कोण के एक विशेष मान से अधिक के लिए आपतित प्रकाश अपवर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें लैंग्वेज क्या लिखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है या जाती है तो आपतन कोण के एक विशेष मान से अधिक के लिए आपतित प्रकाश परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस चला आता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं तथा इस विशेष कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखी होगी लैंग्वेज, अभी ढूंढ लेना, मिल जाएगी, नहीं मैं देखूंगा कहीं लिखी होगी। ठीक है, ये होता है मेन कहानी। अब लिखाऊंगा तो है नहीं, लिखाने में लगता है टाइम, मैं बता दूंगा बुक में कहीं लिखा होगा, उसी को रट लेना। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन तुम्हारा एक तरफ क्या है, वायु के सापेक्ष बोला है तो विरल माध्यम तो तुम्हारा वायु हो जाएगा। ठीक है, विरल माध्यम कौन होगा, वायु। सघन माध्यम में कौन है तुम्हारा, जो भी होगा, उसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, पूछा है, अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक पूछा उसने, कोई बात नहीं। और तो या और तो प्रकाश किरण आएगी ऐसे, क्रांतिक कोण में आपतित होगी, इधर से अपवर्तित कोण पे जाएगी, नहीं तो 90 डिग्री श्योर शॉट हो जाएगा जब उसने बोल दिया कि क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है। बस अब यहाँ पे अप्लाई कर दो साइन रूल। यहाँ पे तुमको 45 डिग्री लिखा हुआ ऑलरेडी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री गुणा कर दो n का, इक्वल टू इधर का क्या करोगे, इसका अपवर्तनांक अगर y है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू n मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री और अपवर्तनांक की जगह 1 लिख दो, काम ख़त्म। या तो इसको कुछ लोग n1 और n2 करते हैं, वैसा कर लेना, जैसा मर्जी हो, n2 बस यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लो एक लाइन का, यहाँ से n कितना आ जाएगा, √2, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, तो √2 आ जाएगा आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? हेलो, एक तो ये तरीका, एक फार्मूला कुछ लोग रट रहते हैं, साइन IC इक्वल टू होता है, अगर y के सापेक्ष होगा तो 1/n होगा हमेशा। ठीक है, y के सापेक्ष अगर बात करेंगे, अब अदर के सापेक्ष बात करोगे तो साइन IC इक्वल टू क्या हो, कुछ लोग साइन C डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल को ही C मान लेते हैं, उसको लिए हो जाएगा। अगर दूसरा माध्यम ये n1 होगा, ये n2 होगा, तो क्या बनेगा मेरा, n1 तो ज़्यादा होगा, n1/n2 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसे मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ तुमको। ठीक है, सुन लो पहले। हेलो, यस देखो अगर अपवर्तनांक का क्वेश्चन है तो साइन C बराबर 1, यही इसी पे ज़्यादातर 80% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अपवर्तनांक दिया रहेगा, या तो C पूछेगा, या तो C दिया रहेगा अपवर्तनांक पूछेगा, दोनों।
और अगर साइंस ही दिया रहेगा तो अपर्णांक पूछेगा, और अपर्णांक दिया रहेगा तो साइंस ही पूछेगा। इसमें क्या है कि वहाँ पे जब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा कि यार साइंस इज इक्वल टू n1/n2 ऐसा कुछ था, ठीक है, बस इतना याद रहेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, पहली बात तो दो दो माध्यम हमेशा होंगे ही होंगे, तो क्या करो, जो अपर्तनांक निकालना है आईसी लिख दो। कुछ लोग साइंस ही लिखते हैं, उसमें साइन हमेशा लगेगा। इधर जब अपवर्तनांक लिखोगे तो भूलोगे, कहोगे सोचोगे कि n1/n2 होगा कि n2/n1 होगा, ठीक है। तो हमेशा जो अपवर्तनांक होगा, ठीक है, तो सघन माध्यम का हमेशा नीचे रखना, ठीक है। सघन माध्यम का पूर्णांक नीचे रखना, जो ज़्यादा हो, और जो कम हो उसको ऊपर रखना। उसके पीछे लॉजिक क्या है, अब तुम ये भी भूल जाओ कि ऊपर का बोले थे कि नीचे का बोले थे। बड़ा वाले को हमेशा नीचे रखो और छोटे वाले को ऊपर रखो। रीजन, साइन की जो वैल्यू होती है, सुन लो पहले, साइन की जो वैल्यू होती है हमेशा एक से कम होती है। बात पता है कि नहीं? कितने लोग को पता है बात? लेफ्ट हैंड साइड में ये एक से छोटा है, ठीक है, ये एक से छोटा है, तो राइट हैंड साइड भी एक से छोटा होना चाहिए। तो जब छोटा पान बड़ा करोगे तभी तो एक से छोटा आएगा। बड़ा पान छोटा कर दोगे, बड़ा ऊपर रख दोगे, छोटा नीचे रख दोगे, तो बड़ी संख्या बन गई एक से, तो फार्मूला गलत हो जाएगा। समझ गए? तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, तो साइंस ही इसको कई बारी लोग बुक्स में केवल तुम लोग के कई सारे क्वेश्चन बैंक में केवल साइंस ही लिख देते हैं। तो ये में इसमें भी आ जाएगा n2/n1। अब कौन n1 है कौन n2 है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भैया। जो कम हो उसको ऊपर लिख दो और जो ज़्यादा उसको नीचे लिख दो। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तुम साइन ले रखे हो, साइन की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है, तो राइट हैंड साइड में एक से कम करना। जो अपर्तनांक कम हो उसको नीचे रखना, जो सघन हो उसको नीचे रखना, जो विरल हो तो ऊपर रखना। कई बार क्वेश्चन ही पूछ देगा, किसी एक का दे देगा, दूसरे का पूछ देगा, अब पता नहीं है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो सघन और विरल तो 100% दिया रहेगा, ठीक है। नहीं तो होगा ही नहीं, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस ही नहीं होगा, फिर तो सवाल ही नहीं बनेगा। चलो ठीक है। अब सबसे इसका ये तरीका है कि जिसको रटना हो रट सकता है, ठीक। मैंने सारे ऑप्शन बता दिए, ठीक है। अब कोई भी सवाल हो सवाल हो जाएगा। या तो मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाओ। हेलो, हेलो करो भाई, नहीं पता नहीं चलता तुम लोग को उधर आ रहा कि नहीं। देखो उसने गलत लिखा है, 3/2 होता है, ठीक है, कांच का पूर्णांक। तो 3/3 लिख देगा तो वायु हो जाएगी, कांच कहाँ रहेगा? एक आएगा ना 3/3 करने पर। तो उसने पहले क्या पूछा है, कांच के सापेक्ष जल का, क्यों? मैं निकाले दे रहा हूँ, कांच के सापेक्ष जल का, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला देखो, जैसे वायु के सापेक्ष जल का निकालते हो तो पहले वायु का पूर्णांक ऊपर, जल का ऊपर रखोगे, वायु का नीचे रखते हो, तभी तो डायरेक्ट आ जाता है। समझ गए? जैसे मैं पूछूं जल का वायु के सापेक्ष बताओ, तो क्या करोगे, जल का पूर्णांक ऊपर रख दोगे 4/3 और वायु को नीचे रख दोगे, तो जो उत्तर है वही होगा हमेशा, ठीक है। तो जब जो वायु में जो अपूर्णांक इसमें अप्लाई होगा तो वही इसमें करो। तो कांच के सापेक्ष जल का, तो जल का ऊपर रख दो, जल का पूर्णांक कितना है 4/3। जिसके सापेक्ष निकालने जा रहा है उसको नीचे लिख दो 3/2, आंसर हो जाएगा, ठीक। लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर कि कांच का वायु के सापेक्ष, हाँ, जल का वायु के सापेक्ष बटे कांच का वायु के सापेक्ष, ठीक है। एक लाइन लिखना हो लिख सकते हो, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में करा दूंगा। इसमें कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष क्या होगा, जिसका निकाल रहे उसका ऊपर, कांच का, इसमें उल्टा लिख दिया का, कांच के, ये तो बात वही हो गई, कांच के सापेक्ष जल का पूर्णांक या जल का कांच के सापेक्ष, है ना।
तो मीनिंग वही हो गई दोनों का। नेक्स्ट टाइम में कह रहा है वो क्या बोलते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इसमें अपवर्तनांक लिख लेना छूट गया, अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो कांच को ऊपर रख दो, कितना होता है 3/2, और जल का नीचे रख दो, जल का कितना होता है 4/3। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 ऊपर 8/9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9/8। कुछ बात समझ में आई? इसको ये भी बोल सकता है कि जल का कांच के सापेक्ष, दोनों का मीनिंग एक ही है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। ठीक है, ये वाला इतना बाद में भी लिख दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला इतना बाद में लिख दोगे तो मीनिंग तो वही रहेगा। ठीक है, अब ये तुम कैसे निकालोगे कि कौन सा जिसके जो सापेक्ष होता है वो हमेशा नीचे होता है, कैसे ध्यान, अगर मान लो परीक्षा में भूल गए बैठे हो तो क्या करोगे, तुम सीधा सीधा वायु वाला निकालो, वायु में फार्मूला अप्लाई करो। क्या होता, नहीं सर, वायु के सापेक्ष मान लो किसी भी चीज़ का कोई माध्यम है, माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक जो भी होगा, वायु का कितना होगा, पहली बात तो माध्यम का अपवर्तनांक जो भी होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, अब बटे में वायु का अपवर्तनांक, यही तो होगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करो, वायु का हमेशा नीचे 1 रखोगे, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक अगर n है तो n आना चाहिए ना, समझ गए। इससे क्रॉस पर यहाँ पे 1 0 वो नहीं आएगा, इससे तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कि फार्मूला सही है कि नहीं। और तुम क्या करो, जिसके सापेक्ष निकालने जा रहे हो, वायु के सापेक्ष निकालने जा रहे हो, वायु वाला ऊपर कर दोगे, जिसका निकालने जा रहे हो उसका अपवर्तनांक नीचे रख दोगे, तो फार्मूले उल्टा आ जाएगा, तो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा। मेरी बात को तो कितने लोग पकड़ पाए? यस सर। ये माध्यम और 2 का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, ये भी 1 का वायु के सापेक्ष, ये भी वायु के सापेक्ष, ये भी वायु के सापेक्ष, ये भी वायु के सापेक्ष, ये वायु का वायु के सापेक्ष से उसी के सापेक्ष तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। यहाँ पे इधर लिखना हो अपना लिख लेना कि N1 N2 क्या है, N2 क्या है, N1 क्या है। N2 माध्यम ट्यूब का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है, माध्यम ट्यूब का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। एक चीज़ और बता देता हूँ तुम लोग को, अगर रेजर तो है, तब तक हमेशा वायु के सापेक्ष मानो। किसी चीज़ का अपवर्तनांक दिया है, किसी के सापेक्ष नहीं बताया, तो उसको अपने मन से वायु के सापेक्ष मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये फार्मूले से कर लेना, इसी से सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये वाला है V1/V2 N2/N1। ठीक, काम खत्म। कितना नंबर पेज में है? 192 में है, ये पुरानी वाली NCERT में, नई वाली में हो सकता चेंज हो गया।